वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने जो केवीएस का एलडीसी का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट किया हुआ था 2023 का, जिसके हम 60 क्वेश्चन पहले ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और 3 वीडियोस पहले इस क्वेश्चन पेपर की आ चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम इसके 60 से लेकर 120 क्वेश्चन तक डिटेल में डिस्कस करेंगे और इस क्वेश्चन पेपर की जो पीडीएफ है आपको आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज के जो क्वेश्चंस हैं, जिन क्वेश्चंस में समझाने की ज़रूरत होगी उनको पूरा डिटेल में समझाएंगे, वरना आज हम क्वेश्चन पेपर को जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो उसमें क्या बोला गया है। उसमें पूछा गया है कि इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व है दिसंबर 2021, उस टाइम कितना था। दिसंबर 2021 के अंदर जब एंड हुआ दिसंबर, उस टाइम इंडिया का फॉरेन रिजर्व पूछा गया है। तो उस टाइम इंडिया का जो फॉरेन रिजर्व था वो था $, 33.6 बिलियन जो है इंडिया का क्या था, हमारा फॉरेन रिजर्व था। इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम कंट्रीब्यूट मोस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर जो कैपिटल फॉर्मेशन होता है उसमें कौन जो है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देता है। अब देखिए बोला गया है कि गवर्नमेंट का जो रिवेन्यू सरप्लस होता है, क्या वो कैपिटल फॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देता है। हाउस होल्ड की सेविंग, कॉरपोरेट सेविंग या पब्लिक सेक्टर सेविंग। वो हमारी इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा जो सेविंग करता है वो है हमारा हाउस होल्ड क्षेत्र। घरेलू क्षेत्र क्या करता है, अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा सेविंग करता है और उस सेविंग से ही क्या होता है, हमारी इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मेशन होता है। तो हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन अगर हम कहें तो किसका है कैपिटल फॉर्मेशन में। कैपिटल फॉर्मेशन में हाउस होल्ड सेक्टर का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा है कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर का जो सरप्लस है वो कब मैक्सिमम होता है। अब देखिए आपको पता है परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर क्या होता है, आपकी जो एफिशिएंसी की 3 कंडीशन जो पैरेटो ने बताई थी ना, वो सारी कंडीशंस पूरी होती है। कंजप्शन एफिशिएंसी, प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड प्रोडक्ट मिक्स एफिशिएंसी। सिर्फ ये अकेली मार्केट है जो इन सभी कंडीशन को फुलफिल करती है और ये अकेली मार्केट है जहाँ पर कंज्यूमर का सरप्लस भी मैक्सिमम होता है और प्रोड्यूसर सरप्लस भी मैक्सिमम होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। बाकी देखिए मोनोपोली में ज़्यादा सरप्लस कौन ले जाता है, प्रोड्यूसर ले जाता है। ओलिगोपोली में भी कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर ले जाता है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी ज़्यादा पार्ट प्रोड्यूसर के पास रहता है। तो जो मैक्सिमम अगर हम कहें दोनों के पास मैक्सिमम रहता है वो है परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है। आपको कंजप्शन फंक्शन दिया गया है और आपसे एपीसी की वैल्यू पूछी गई है। अब देखिए इन्होंने इनकम दे दी आपको। आप क्या करो, यहाँ पर कंजप्शन में क्या करो, इनकम पुट करो। देखो 100 प्लस 3/4, वाई के प्लस पर आपको क्या करना है, वाई के प्लस पर आपको 400 पुट करना है। जब आप इसको यहाँ से सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 100 प्लस 3 × 4 किया आपने तो आपके पास आ गया 1200/4। और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर आपके पास कंजप्शन की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, आपके पास आ गई 100 प्लस 3/4। वाई की वैल्यू आपकी क्या थी, 400 थी। और यहाँ पर आपके पास 1200/4 आ गया तो यहाँ आपके पास आ गया 100 और यहाँ प्लस आपके पास कितना आ गया 1200। और यहाँ पर आपके पास 4 से डिवाइड आप करोगे तो ये आपका 300 और 300 के अंदर आप 100 प्लस करोगे तो आपके पास क्या आ गया, 400 आ गया। आपको पता लगा आपके कंजप्शन की वैल्यू कितनी निकली है, 400 निकली है। अब आपसे क्या पूछी है, एपीसी की वैल्यू पूछी है। आपको पता है एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, कंजप्शन अपॉन इनकम। आपको पता है आपका कंजप्शन कितना निकला है, 400 निकला। अभी हमने वैल्यू पुट करके देखा था। और आपकी इनकम का जो लेवल है वो कितना है, वो भी आपका 400 ही है। तो आपका आंसर क्या आएगा, हम यहाँ कहेंगे हमारा एपीसी की वैल्यू क्या है, 1 है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में 1 वैल्यू आपको दे रखी है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है,
हु अमंग द फॉलोइंग लास्ट वाइस चेयरपर्सन ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो हमसे वाइस चेयरमैन पूछा है प्लानिंग कमीशन का, वो भी लास्ट वाइस चेयरमैन पूछा है। तो इसका है ऑप्शन नंबर सेकंड जो है मोटिंग सिंह अहलूवालिया जो है ये हमारे लास्ट चेयरपर्सन थे प्लानिंग कमीशन के, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है अरेंज द फॉलोइंग सेक्टर इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन टू इंडियन जीडीपी। कि आपको क्या करना है, हमें पता है एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर और सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशन देते हैं इकोनॉमी में। तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका है, 53% के आसपास किसका है, सर्विस सेक्टर का है। एग्रीकल्चर सेक्टर का 18% के आसपास है। 20 से 30% तक किसका है, इंडस्ट्री सेक्टर का है। अब हमसे बोला है डिसेंडिंग ऑर्डर में बताओ, तो सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी रकम कौन सी है, सर्विस सेक्टर की। तो पहले पे आ जाएगा आपका सर्विस सेक्टर, फिर सेकंड पर आ जाएगा आपका इंडस्ट्री सेक्टर, एंड फिर आपके पास क्या आ जाएगा, फिर आपके आ जाएगा एग्रीकल्चर सेक्टर। तो BCA सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे फिजिकल डेफिशिएट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो पूछा गया। सॉरी, यहाँ पर आपको ग्रॉस फिजिकल डेफिशिएट दे रखा है, आपको इंटरेस्ट पेमेंट दे रखा है, रिवेन्यू डेफिशिएट दे रखा है, आपसे पूछा है कि प्राइमरी डेफिशिएट निकालो। अब आपको क्या करना है, फिजिकल डेफिशिएट में से जब आप इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करोगे, 5 लाख में से जब आप क्या करोगे, 5 लाख में से जब आप 1,20,000 को जब क्या करते हो, माइनस करते हो, इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दोगे फिजिकल डेफिशिएट से, तो आपका क्या आ जाएगा, 3,80,000 आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्राइमरी डेफिशिएट आ जाएगा। क्योंकि प्राइमरी डेफिशिएट का यही फॉर्मूला होता है कि ग्रॉस फिजिकल डेफिशिएट में से आप इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रेडिट क्रिएशन एंड क्रेडिट कंट्रोल आर रिप्रेजेंटेड डन बाय। कि इकोनॉमी में क्रेडिट का क्रिएशन करना और क्रेडिट को कंट्रोल करना कौन करता है। सबसे पहली बात, क्रेडिट क्रिएशन करना कमर्शियल बैंक्स का काम है और क्रेडिट को कंट्रोल करना ये सेंट्रल बैंक का काम है। अब देखिए, क्रेडिट क्रिएशन का ऑप्शन कमर्शियल बैंक के साथ और क्रेडिट कंट्रोल का ऑप्शन सेंट्रल बैंक के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन इंडिया इनकम टैक्स इज जनरली यूज्ड ऑन। मतलब जो इनकम टैक्स आपका लगता है इंडिया के अंदर वो किसके बेस पर लगता है, मतलब प्रिंसिपल पूछा गया है। विलिंगनेस टू पे प्रिंसिपल, बेनिफिट रिसीव प्रिंसिपल या एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। तो जो इनकम टैक्स इंडिया में पे किया जाता है वो होता है एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। जिसकी इनकम ज़्यादा होगी वही पे करेगा, जिसकी इनकम ज़्यादा नहीं होगी वो नहीं पे करेगा। तो ये होता है एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल के ऊपर बेस होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सब सेक्टर ऑफ इंडस्ट्री कॉन्ट्रीब्यूट हाइएस्ट इन ग्रोस वैल्यू एडिड इन इंडिया। GVA होता है ग्रोस वैल्यू एडिड। तो ये बोला गया है कि इनमें से कौन सा सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देता है ग्रोस वैल्यू एडिड के अंदर। तो हमारा जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसका GVA में जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके जो नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट में इस PDF के 3 से 4 पेज मैंने वो भी आपके साथ लिए अटैच किए हुए हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आपको उसमें देखने को मिलेगा परसेंटेज, माइनिंग एंड क्वायरिंग का कितना परसेंटेज हमारा GVA में है, कंस्ट्रक्शन कितना परसेंटेज ग्रोस वैल्यू एडिड में देता है, या इलेक्ट्रिसिटी वाटर गैस सप्लाई का कितना परसेंटेज है। तो ये चीज़ें क्या है, मैं आपको जो लास्ट में जब क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे उसके बाद मैंने 2-3 स्लाइड्स ऐड की हुई हैं तो वहाँ पर आपको डाटा दिखा दूँगी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। देखिए, FARA एंड FAMA ये दोनों फॉरेन एक्सचेंज को मैनेजमेंट करने का, फॉरेन एक्सचेंज जो हमारा रिजर्व्स होता है उसको किस तरह से मैनेज किया जाए, उसको किस तरह से आपको बचाना है, उसके लिए बनाए गए थे दोनों। और MRTP एंड कॉम्पिटिशन एक्ट, MRTP एक्ट क्या था, MRTP एक्ट था कि मोनोपोली जो पावर्स है उसको आपको रिस्ट्रिक्शन को ख़त्म करना है, जो कंट्रोल हो रहा है मोनोपोली का उसको ख़त्म करना है, और कॉम्पिटिशन एक्ट लेके आना है कि सबका फ़ायदा हो। तो ये भी सही था यहाँ पर। और ये क्या था,
IDA और IR कोड, ये क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो रिलेशंस होते हैं ना वर्कर्स के आपस में या उनके जो राइट्स होते हैं उसको लेकर IDA और IR कोड जो है बनाया गया था। तो यहाँ पर भी जो मैच है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर का है, ऊपर वाले में कंपटीशन का था और ऊपर वाले में फॉरेन एक्सचेंज को मैनेजमेंट करने का था। लेकिन जो करेक्टली मैच नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ तो दे रखा है फैक्ट्री एक्ट, जो कि इसलिए बनाया गया था कि मिनिमम वेज क्या होनी चाहिए, फैक्ट्री में वर्कर किस तरह से काम करेंगे, लेकिन साथ में इसके क्या जोड़ दिया, मनरेगा। मनरेगा आपको पता है एम्प्लॉयमेंट स्कीम है जो कि 100 दिन जो है गांव के अंदर जो वर्कर्स को कम से कम जो है साल में रोजगार देती है। तो ये अलग कॉन्सेप्ट है, पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए था, और ये वाला जो है फैक्ट्री एक्ट ये अलग कॉन्सेप्ट है। ये दोनों जो है आपस में करेक्टली मैच नहीं है। बाकी ये फॉरेन रिजर्व था, ये था कंपटीशन को बढ़ाना, मोनोपोली पावर को ख़त्म करना, और ये था इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिलेशंस के ऊपर था। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द NFHS। NFHS की फुल फॉर्म होती है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे क्या करती है, अपना जो डाटा है वो पब्लिश करती है। तो ये बोला गया है कि उसके अकॉर्डिंग टोटल फर्टिलिटी रेट 2019-21 के बीच में कितनी थी। अब आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, सेंसेक्स का डाटा अलग होता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डाटा अलग होता है, और जो और 1-2 डाटा इकोनॉमिक्स में अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से क्या किया गया है, क्वेश्चन को पुट किया गया है और हमसे ये पूछा है कि 2019 से 21 के बीच जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डाटा था उसके अकॉर्डिंग जो है टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी थी। तो उसके अकॉर्डिंग जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो कितनी थी, 2% थी। इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, ग्रोस एनरोलमेंट रेशो, ग्रोस एनरोलमेंट रेशो इन हायर एजुकेशन। ग्रोस एनरोलमेंट होता है सकल जो है मतलब कितना जो है निर्माण हो रहा है हायर एजुकेशन में, लोग किस तरह से आ रहे हैं, और एनरोल करना मतलब एडमिशन लेना, किस 2019-20 में कितना था हायर एजुकेशन के अंदर जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशो था, कि लोग हायर एजुकेशन को ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे या उसमें भाग ले रहे थे। तो उस टाइम हमारा ग्रोस एनरोलमेंट रेशो 27.1% था 19 और 20 में। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन UNDISE प्लस 2019 और 20 की रिपोर्ट, स्कूलिंग हैविंग टॉयलेट फॉर गर्ल्स आर, क्या होता है ये UDISE। इसकी अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जो है, यूनियन हमारी जो केंद्र सरकार जो है वहाँ पर जो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो रिलीज़ करती है एक रिपोर्ट जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, कि जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें एजुकेशन की क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, क्या स्कूल में स्टूडेंट का रेशो है, क्या टीचर्स का रेशो है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है, क्या जैसे टॉयलेट वगैरह की सैनिटेशन की क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो हर मतलब रिपोर्ट ये जो है पब्लिश की जाती है। अब ये बोला गया है कि 2019 और 20 की जो रिपोर्ट थी ना उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्कूल्स में जो टॉयलेट है फॉर गर्ल्स वो कितना परसेंट था, वो था 96.9% जो है स्कूलों में क्या था गर्ल्स के लिए जो टॉयलेट की जो फैसिलिटी थी वो थी 2019 और 20 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट कनेक्टेड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग क्या स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है इट प्रोवाइड मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चा जब अगर उसको कोई प्रॉब्लम है वो बीच में पढ़ाई छोड़ सकता है और जब चाहे वो दोबारा से एंट्री ले सकता है और वहीं से पढ़ाई को स्टार्ट कर सकता है। इट एम एट हायर, ये इसका जो एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, सबको वोकली एजुकेशन मिले, व्यावसायिक शिक्षा ज़्यादा लोगों को मिले, तो इसका ये वाला एम भी बिल्कुल सही है। अगला है इट इंट्रोड्यूस एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इन
हायर एजुकेशन, इसमें क्या है कि आपका जो भी आप एजुकेशन लोगे उसको डिजिटली किया जाएगा, आपके जो मार्क्स है वो डिजिटली जैसे बैंक अकाउंट्स में होते हैं उस तरह से आपको क्रेडिट पॉइंट्स भी मिलेंगे। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, ये इसलिए किया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम डिजिटली जो है एजुकेशन को कर पाएँ। तो ये है इट डिस्करेज ग्लोबलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, कि कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण को डिस्करेज करता है ये एजुकेशन पॉलिसी। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसका एम है कि लोगों को विश्व के साथ जोड़ा जाए, जो स्किल्स इंटरनेशनल लेवल पर डिमांड है उसको भी आज के टाइम में सीखा जाए। तो यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 ही रॉन्ग है, बाकी सभी ऑप्शंस आपके करेक्ट है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, स्किल इंडिया मिशन जो है कब लॉन्च किया गया। हमसे पूछा है कि स्किल इंडिया मिशन जो है कब लॉन्च किया गया। इसको 15 जुलाई 2015 को जो है लॉन्च किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि लोगों को क्या है कि मार्केट में जॉब तो है, लेकिन मार्केट में जिस स्किल की ज़रूरत है, जो लोगों को काम आना चाहिए वो काम लोगों को नहीं आता, तो उनको वो स्किल प्रोवाइड कराने के लिए 15 जुलाई 2015 को ये प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट का हमसे पूछा है क्या होता है। वर्कफोर्स क्या होता है कि जिन लोगों को एक्चुअल में टोटल पॉपुलेशन में से वो लोग जिनको एक्चुअल में क्या मिल रहा है, काम मिल रहा है या वो काम कर रहे हैं। अब देखिए परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन इन टोटल पॉपुलेशन क्या होता है, एम्प्लॉयड पर्सन जितने हमारी इकोनॉमी में है और अपॉन टोटल पॉपुलेशन, और अगर हम उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें ये पता लग जाता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन जो रेट है वो कितना है। तो इसीलिए ये फॉर्मूला पूछा है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, हमसे स्टेटमेंट में पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है PLFS 2019-20 शो डेट 90% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉयमेंट क्रिएटेड इन इकोनॉमी वाज इनफॉर्मल सेक्टर। जब आप 2019 और 20 का सर्वे उठाते हो ना, वहाँ पर एक पैराग्राफ है और जिसमें बोला गया है कि इंडिया के अंदर 90% से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो जनरेशन है, एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है इनफॉर्मल सेक्टर में। इनफॉर्मल सेक्टर कि जैसे कि रेडी वाले, पटरी वाले, ये जो भी छोटे छोटे जितने भी काम होते हैं सारे इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर आते हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है कि 2019-20 की हम सर्वे पढ़ेंगे, वहाँ हमने देखा है कि 90% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉयमेंट कि 90% से भी ज़्यादा अतिरिक्त जो रोज़गार है वो जो है क्रिएट किया गया है असंगठित क्षेत्र के द्वारा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगला है ऑर्गेनाइज सेक्टर एम्प्लॉयमेंट है सस्पेस्ट अनऑर्गेनाइज सेक्टर एम्प्लॉयमेंट इन। सेकेंड स्टेटमेंट में बोला है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर का ने इतना एम्प्लॉयमेंट दिया है कि कहीं ना कहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉयमेंट को दबा दिया। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ऊपर वाली स्टेटमेंट में मैंने आपको समझाया कि 90% तक एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट हुआ है वो इनफॉर्मल सेक्टर की वजह से हुआ है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ रॉन्ग हो जाती है कि जो फॉर्मल सेक्टर है वो ज़्यादा लोगों को रोज़गार नहीं दे पाता, क्योंकि आपने देखा होगा फॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा जो रोज़गार होता है बहुत स्किल बेस होता है, लेकिन आज भी हमारी पॉपुलेशन में बहुत हिस्सा ऐसा है जिसके पास वो स्किल्स अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या वो कोई जॉब नहीं करते। तो इसीलिए हम कहेंगे यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी हमारा रॉन्ग है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है 79 क्वेश्चन है, उसमें हमसे क्या बोला है, हमसे बोला गया है अरेंज द सेक्टर इन असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन इन टोटल एम्प्लॉयमेंट। इन सेक्टर्स का आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में कि कंट्रीब्यूशन जो है क्या है इनका एम्प्लॉयमेंट में। एग्रीकल्चर जो है कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, होटल ट्रेड और रेस्टोरेंट कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, ट्रांसपोर्ट स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन जो है कितने लोगों को रोजगार देता है। अगर आपको देखो इस तरह के क्वेश्चन का आपको अलग अलग डाटा नहीं मिलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये बात तो बहुत अच्छे से पता है कि आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर कहीं ना कहीं आप 2019 और 20 का जब डाटा उठाओगे 50% या 46-48% के आसपास लोगों को जो रोजगार जो दे रहा है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है।
ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हम सबको पता है कि 25 से 28, 30 के बीच हमारा परसेंटेज रहता है। ठीक है। हम देखते हैं कि हमारा ट्रेड, होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, ये स्टोरेज, कम्युनिकेशन, आपको इनका अलग अलग इंडिविजुअल जो है परसेंटेज नहीं मिलेगा। हम इसको थोड़ा ऑब्जर्वेशन बेस पे और यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से इसको सोल्व करेंगे। तो अगर हम बात करें तो सबसे कम जो अभी रोजगार दे पा रहा है वो कौन सा सेक्टर है? ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन जो सेक्टर है हमारा, वो सबसे कम रोजगार दे पा रहा है हमारी पॉपुलेशन को। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो पहला ऑप्शन डी, फिर उसके बाद बी, और फिर उसके बाद ट्रेड, होटल एंड रेस्टोरेंट, सी ऑप्शन। और एग्रीकल्चर सेक्टर तो आप सबको पता है कि सबसे ज़्यादा जो रोज़गार है वो कौन देता है? एग्रीकल्चर सेक्टर देता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? NHF, वही नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे जो 5 हुआ 2019 और 21 के डाटा के अकॉर्डिंग, कौन सा जो स्टेट है जहां पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कि बच्चे हुए और उसके बाद उनकी शिशु अवस्था में ही मौत हो गई, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कहाँ पर है? तो ये परसेंटेज आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 2019 और 21 का जब डाटा देखते हो तो ये सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो बिहार के अंदर है। तो इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी आपका ये बताने का है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखिए, फिर इन्होंने क्वेश्चन पूछा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 से 21 का कि मेजर जो स्टेट हैं कौन कौन से, आप किस किस को छोड़ दो? बिहार को छोड़ दो, उत्तर प्रदेश को छोड़ दो, झारखंड को छोड़ दो, वहाँ पर टोटल फर्टिलिटी रेट हैज़ कम डाउन रिप्लेसमेंट लेवल। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि अगर हम बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड इन 3 स्टेट को छोड़ दें और बाकी जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पर जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि एक वुमेन जो है कितने बच्चे पैदा कर सकती है, वो रिप्लेसमेंट लेवल से कम है। इंडिया में जो रिप्लेसमेंट लेवल का जो पॉइंट है वो कितना है? 2.1% है। ठीक है, कि मेजरली क्या है, एक वुमेन जो है 2.1 जो है बच्चे जो है वो पैदा करती हैं। अब आप सिर्फ अगर इनका डाटा पढ़ोगे ना, बिहार का, उत्तर प्रदेश का और झारखंड का, यहाँ पर जो फर्टिलिटी रेट है ज़्यादा है। बाकी सभी स्टेट के अंदर कहीं ना कहीं फर्टिलिटी रेट जो है रिप्लेसमेंट लेवल से बिलो है। ये स्टेटमेंट अगर हम कहें तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अब अगला पॉइंट देखिए, अगले पॉइंट में बोला है बिहार हैज़ अ लो फर्टिलिटी रेट कंपेयर टू झारखंड एंड उत्तर प्रदेश। अभी ये मैंने आपको क्वेश्चन में बताया कि बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी है। तो बिहार की फर्टिलिटी यहाँ बोला गया है कि झारखंड और उत्तर प्रदेश के कंपैरिजन में लो है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, बिहार की फर्टिलिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, बिहार की फर्टिलिटी आप देखो ना, वहाँ पर एक वुमेन जो है 3 बच्चे पैदा कर रही है, और उत्तर प्रदेश के अंदर ये परसेंटेज जब आप देखोगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 2.4 है और झारखंड के अंदर 2.3 है। तो आप देखो कि बिहार के अंदर जो फर्टिलिटी रेट है सबसे ज़्यादा है। तो इसीलिए जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा और फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल आपका राइट है। तो हम क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर 3 ओनली ए यहाँ पर आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इन 1991 जब हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस आया, इंडिया ने जो हाईएस्ट क्रेडिट है किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लिया? तो हमने सबसे ज़्यादा जो है कहाँ से लिया था? IMF से हमने सबसे ज़्यादा लोन लिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका IMF जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 83 क्वेश्चन में बोला गया है ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था इंडिया के अंदर उसका संबंध किससे था? वो उसका संबंध हमारा वीट के प्रोडक्शन के साथ था। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस? जो इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस हुए उसको लेकर क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है एक्सेसिव गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ लेट 1980
बिलीव टू बी वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ क्राइसिस। यहाँ पर ये बोला गया है कि कहीं ना कहीं सरकार के जो खर्च थे 1980 के अंत में बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो ये क्या एक कारण हो सकता है इकोनॉमिक क्राइसिस का। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो डिक्लाइन हो रहा था और जिसकी वजह से हमारे पास इंपोर्ट करने का भी पैसा नहीं बचा था। अब आप देखिए दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि सरकार जो है यहाँ पर ये नहीं बोला कि गवर्नमेंट का इंटरनल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा था या एक्सटर्नल बढ़ रहा था। तो कहीं ना कहीं आप देखो, जब आप इंपोर्ट करोगे दूसरे देश से तो आपको पेमेंट करनी है, गवर्नमेंट को भी कई तरह की पेमेंट्स करनी थी। तो हम यहाँ ये कहेंगे कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है कि कहीं ना कहीं सरकार के खर्च जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे और सरकार को कहीं ना कहीं इनकम नहीं हो पा रही थी। तो ये भी एक रीज़न था कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें इकोनॉमिक क्राइसिस आया। और सेकंड स्टेटमेंट को तो समझाने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी को पता है कि हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स इतना भी नहीं बचा था कि हम कुछ भी इंपोर्ट कर पाए। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर थर्ड है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर फाइनेंशियल सेक्टर को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट करती है। तो सेंट्रल बैंक हमारा रेगुलेट करता है, जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमसे पीरियड पूछा है, जो 7th 5 ईयर प्लान है उसका टाइम पीरियड हमसे पूछा गया है। तो 7th 5 ईयर प्लान का जो टाइम पीरियड है वो है 90, ऑप्शन नंबर सेकंड 1985 से 1990 का जो टाइम पीरियड है वो हमारा 7th 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्विटी ऑन विच ऑफ द 5 ईयर प्लान, कि हमने किस 5 ईयर प्लान में बात की थी कि हमें ग्रोथ तो करनी है लेकिन हमें सोशल जस्टिस के साथ ही जो ग्रोथ को करना है, कि सबके साथ किसी का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये हमारा एजेंडा था 9th 5 ईयर प्लान का। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एन एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड एंड हु वाज द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। ये बोला गया है कि प्लानिंग कमीशन स्टैब्लिश किया गया था रिकमेंडेशन पर, किसकी रिकमेंडेशन पर, एक प्लानिंग बोर्ड ने कहा था, उस प्लानिंग बोर्ड के कहने पर प्लानिंग कमीशन बना था। और ये बोला गया है कि उसके जो चेयरमैन हैं, उस बोर्ड के जो चेयरमैन हैं कौन है, तो आपको पता है कि केसी नियोगी जो है प्लानिंग कमीशन के क्या थे, चेयरमैन थे। तो इसीलिए उस प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन थे वो। प्लानिंग कमीशन का जो चेयरमैन होता है वो तो हमारा क्या था, जवाहरलाल नेहरू थे ना फर्स्ट के, लेकिन यहाँ पर क्या है प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन कौन थे, वो थे हमारे केसी नियोगी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना कि जवाहरलाल नेहरू आएगा, यहाँ जवाहरलाल नेहरू नहीं आएगा। आपसे ये पूछा है कि प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन बताओ कौन है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है नाबार्ड वाज स्टैब्लिश इन विच ईयर। नाबार्ड की स्टैब्लिशमेंट आपसे पूछी है। तो नाबार्ड की जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी 12 जुलाई 1982 को बी शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन पर नेशनल बैंक फॉर रूरल एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज द फुल फॉर्म ऑफ उड़ान। UDAN की स्कीम एक स्कीम है, इसकी फुल फॉर्म हमसे पूछी गई है। अब जो है उड़े देश का आम नागरिक, UDAN की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म थी उड़े देश का आम नागरिक। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक वाज ऑल्सो नोन एज। वर्ल्ड बैंक को किस नाम से जाना जाता है, तो वर्ल्ड बैंक को हम इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं, IBRD। पहले वर्ल्ड बैंक का नाम यही तो था, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनमें से क्या जो है इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है, नेट नेशनल प्रोडक्ट में से आपने डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया।
अगला है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए आपने जीडीपी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर दिया। अब आपको पता है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आपने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ दिया, ये तो करेक्ट है। यहाँ पर जीडीपी निकालने के लिए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आपने डेप्रिसिएशन को ऐड किया, तो ये बात भी सही है। और पर कैपिटल इनकम आप कैसे निकालते हो, आपके पास नेशनल इनकम होती है, उसको आप टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हो, तो ये बात भी सही है। सिर्फ ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो यहाँ पर रॉन्ग होगा, क्योंकि आप ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकाल सकते हो, लेकिन उसका फॉर्मूला ये कहता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट के अंदर आप डेप्रिसिएशन को प्लस करोगे, ना कि माइनस। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में क्या चीज़ रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइस इज फिक्स बाय यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट ऑप्शन है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, या मिनिमम स्पॉट प्राइस, या फेयर एंड रेम्यूनेटिव प्राइस। अब देखिए मिनिमम स्पॉट प्राइस जो एमएसपी जो है फार्मर्स को दी जाती है, जो डिफरेंट जो क्रॉप्स की, तो वो भी यूनियन गवर्नमेंट डिसाइड करती है। एंड अगर हम बात करें सेकंड वाले की फेयर एंड रेम्यूनेटिव प्राइस, तो ये वाला प्राइस भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो है वो डिसाइड करती है। ये प्राइस क्यों दिया जाता है, ये प्राइस जो है फेयर एंड रेम्यूनेटिव प्राइस जो है ये वो प्राइस होता है जो कि शुगर मिल में, जो फैक्ट्रीज में शुगर का जो प्रोडक्शन होता है उनके शुगर प्रोडक्शन के लिए जो है एक मिनिमम प्राइस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे क्रॉप्स का डिसाइड करती है, वैसे ही शुगर के प्रोडक्शन का एक मिनिमम और फेयर प्राइस सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो हम ये कहेंगे। और मैक्सिमम रिटेल प्राइस को डिसाइड करने का काम मैन्युफैक्चरर का है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ओनली बी एंड सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, मैच द फॉलोइंग का है। अगले क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा है बीएसएफ की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि सेंसेक्स में जो है सिक्योरिटीज में जो है डील करती है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसका संबंध किससे है, निफ्टी से है। एनसीडीईएक्स की अगर फुल फॉर्म बात करूं तो नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज है, जिसका जो संबंध है वो किसके साथ है, एग्रो कमोडिटी एक्सचेंज के साथ है। और एमसीएक्स की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब है मैक्सिमम कमोडिटी एक्सचेंज, मल्टीपल कमोडिटी एक्सचेंज, तो यहाँ पर मल्टीपल कमोडिटी एक्सचेंज के साथ इसका है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगला क्वेश्चन भी क्या है, आपसे पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है जीडीपी इज एन एसेंशियल अबाउट हु प्रोड्यूस, कि जीडीपी का मतलब सिर्फ इतना ही है कि कौन उसको उत्पादन कर रहा है, तो ये तो गलत हो गया। अगली स्टेटमेंट पढ़िए, जीडीपी इज एन एसेंशियल अबाउट वेयर प्रोडक्शन टेक प्लेस, कि क्या जीडीपी का संबंध इस बात से है कि कहाँ उत्पादन किया गया, तो इससे भी जीडीपी का मतलब नहीं है। तो जीडीपी की डेफिनेशन क्या होती है, एक साल में जितनी भी वस्तुएं सेवाओं का उत्पादन होता है उसका मार्केट में क्या प्राइस है, वही जीडीपी होती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है, तो हम ऑप्शन नंबर सेकंड की बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कि कौन सी जो चीज़ है वो इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, लेबर फोर्स क्या होता है, वर्क फोर्स और अनएम्प्लॉयड पर्सन। अब आपको पता है कि लेबर फोर्स में क्या होता है, जिन लोगों को काम मिला है वो भी आते हैं और जिनको काम नहीं मिला वो भी आते हैं, तो पहली स्टेटमेंट तो यहाँ बिल्कुल सही है। और लेबर फोर्स क्या है कि वर्क फोर्स माइनस अनएम्प्लॉयड पर्सन, कि क्या हम वर्क फोर्स में से जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है उसको अगर हम माइनस कर देंगे तो क्या हमारा लेबर फोर्स आ जाएगा, नहीं। अभी अभी हमने बात की कि लेबर फोर्स में क्या आता है कि वो लोग जो काम कर रहे हैं और वो लोग जो काम नहीं कर रहे, दोनों को हम लेबर फोर्स में शामिल करते हैं। जब हमने ऊपर वाली स्टेटमेंट को करेक्ट कहा है तो आप कैसे सेकंड स्टेटमेंट को करेक्ट कह सकते हो कि वर्क फोर्स में से आप अनएम्प्लॉयमेंट को माइनस कर दोगे तो आपका लेबर फोर्स आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वही क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगर आप बात करो आपको अनएम्प्लॉयमेंट निकालना है कि कितने लोग बेरोजगार हैं, तो आप क्या करो, लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स माइनस कर दो, क्योंकि आपको पता है कि वर्क फोर्स जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं और लेबर फोर्स जो काम कर रहे हैं और काम नहीं कर रहे, तो काम कर रहे वाले तो माइनस हो जाएंगे और जो बचेंगे वो क्या कहलाएंगे, अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है।
तो इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ आपकी जो ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर स्टेटमेंट दी गई है वही क्या है, रोंग है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सटर्नल कोज ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस, कि इनमें से कौन सा जो है एक कोज था इंडस्ट्रियल सिकनेस का। इंडस्ट्रियल सिकनेस होता है कि हमारी जो इंडस्ट्रीज है वो सही से काम नहीं कर रही, तो उसका एक्सटर्नल कोज, बाहरी कारण बताना है। फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया है इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक, कि कहीं ना कहीं हमारा जो अधोसंरचना सेवाएं हैं वो उतनी अच्छे से काम, मतलब हमारे यहाँ पर उनमें कहीं ना कहीं कमियां हैं, कि अधोसंरचना जो सेवाएं चाहिए उत्पादन करने के लिए या इंडस्ट्री को चलाने के लिए, तो उसमें कमी है, तो ये भी एक एक्सटर्नल कारण है। सेकंड है कि मार्केट में रिसेशन है, ये भी एक एक्सटर्नल कारण है कि मंदी है जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री जो है काम नहीं कर पा रही, इंडस्ट्री में सिकनेस है। थर्ड ऑप्शन देखिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी हो सकती हैं कि मान लो आपके फेवर में नहीं है, तो उस टाइम क्या है, ये तीनों ही रीज़न है जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रीज में सिकनेस आती है। तो यहाँ पर हम कहेंगे जो तीनों ही ऑप्शन है वो करेक्ट हैं, तो इसीलिए हम ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया, जहाँ पर वो जो है कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट किया गया था, या हम कहेंगे वहाँ पर इनिशिएटिव जो है वो लिया गया था। तो हरियाणा और पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा जो है ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट आप कहोगे स्टार्टिंग में वो हुआ था, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द टर्म एवर ग्रीन रेवोल्यूशन वाज यूज फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बाय डैश, जो कि हमारा एवर ग्रीन रेवोल्यूशन की ये जो टर्म है एग्रीकल्चर में किन्होंने जो है सबसे ज़्यादा जो है यूज़ की थी, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में MS स्वामीनाथन ने एवर ग्रीन रेवोल्यूशन की जो टर्म है उसका यूज़ किया था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एज पर थर्ड एडवांस एस्टिमेट रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फूड ग्रेन प्रोडक्शन ऑफ इंडिया 2021-22, कि जो आपका फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट आया एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा, तो उसके अकॉर्डिंग आपका एग्रीकल्चर में फूड का जो प्रोडक्शन है वो कितना रहा। तो आपसे वो जो है मिलियन टन्स में जो है वो पूछा गया है कि जो प्रोडक्शन है वो कितना रहा, तो इंडिया का जो फूड प्रोडक्शन है 21-22 में वो रहा 314.5 मिलियन टन जो है हमारा प्रोडक्शन रहा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो जॉबलेस ग्रोथ इज अ फिनोमिना वेयर GDP ऑफ इकोनॉमी इंक्रीज विदाउट परसेंटाइल इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर ये बोला गया है जॉबलेस ग्रोथ क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपकी GDP जो है बढ़ रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही। ये बात करेक्ट है। इंडिया में जो सिचुएशन चल रही है अब वो यही है कि कहीं ना कहीं हमें अपनी GDP तो बढ़ी हुई दिखाई देती है लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को उतना एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता। जब एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता तो इस सिचुएशन को आप बोलते हो कि ग्रोथ हो रही है लेकिन जॉबलेस है। तो ये स्टेटमेंट अगर हम कहें तो बिल्कुल गलत नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, जॉबलेस ग्रोथ कुड रिडक्शन इन एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, कि जॉबलेस ग्रोथ ने कहीं ना कहीं जो कमी कर दी है एम्प्लॉयमेंट की, जो इलास्टिसिटी है उसमें कहीं ना कहीं कमी कर दी है। इलास्टिसिटी को कम करने का मतलब है कि आपकी ग्रोथ में तो बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं। जैसे आप इलास्टिसिटी का मतलब बताऊँ तो कि जैसे मान लो एक तरफ हम ग्रोथ लें एक तरफ हम एम्प्लॉयमेंट लें, कि हमारी ग्रोथ मान लो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है लेकिन आपकी एम्प्लॉयमेंट उतनी नहीं बढ़ रही है, तो ये वाली सिचुएशन क्या होती है, ये भी करेक्ट है कि जॉबलेस ग्रोथ ने रिडक्शन ला दी है एम्प्लॉयमेंट की इलास्टिसिटी में। तो दोनों ही स्टेटमेंट आप पढ़ो तो यहाँ पर करेक्ट दे रखी है, तो इसीलिए हम कहेंगे ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है रिसेंटली इंडिया ट्रेड टू GDP रेशो डिक्लाइन ड्यू टू इंक्रीज इन इम्पोर्ट, कि रिसेंट की सिचुएशन है कि इंडिया का ट्रेड जो GDP में जो परसेंटेज है वो डिक्लाइन हुआ है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इम्पोर्ट। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि आपका ट्रेड का संबंध सिर्फ ये नहीं होता। ट्रेड क्या होता है, ट्रेड का मतलब क्या होता है कि आपने एक्सपोर्ट भी किया है आपने इंपोर्ट भी किया है, दोनों को प्लस करते हो तभी तो आपको पता चलता है ना कि आपका ट्रेड रेशियो क्या है GDP में, ठीक है।
तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग हो जाती है क्योंकि इन्होंने कहा है क्योंकि आप इंपोर्ट को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, इस वजह से आपका ट्रेड रेशो जो है वो जीडीपी का घट रहा है। ट्रेड रेशो का मतलब है कि अगर आपने 100 रुपये कमाए, आपकी जीडीपी 100 की है, तो उसमें आपने ट्रेड कर कर, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर कर कितने पैसे को कमाया है। तो यहाँ पर आगे हमें स्टेटमेंट को समझने की ज़रूरत ही नहीं है। इन्होंने कहा आपने इंपोर्ट को बढ़ा दिया, इस वजह से आपका जो क्या हुआ है, ट्रेड जो है जीडीपी रेशो क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। तो ये बिल्कुल रोंग है। इंडिया का रिसेंट टाइम में जीडीपी में जो ट्रेड का रेशो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी रोंग हो जाएगी। एंड सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड वाइल कैलकुलेटिंग ट्रेड टू जीडीपी रेशो। सेकेंड स्टेटमेंट में बोला है जो सर्विसेज हैं उनको भी हम इंक्लूड नहीं करते जब हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं जो जीडीपी है, ट्रेड जीडीपी रेशो, हम ट्रेड का जीडीपी के साथ जब रेशो निकालते हैं तो हम सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करते। ये बात गलत है क्योंकि ट्रेड हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों को शामिल करते हो, चाहे वो गुड्स का इंपोर्ट हो या सर्विसेज का इंपोर्ट हो, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ रोंग है। तो हम क्या बोलेंगे, बोथ ए एंड बी क्या है यहाँ पर रोंग है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ड्यू टू रिसेशन इन इकोनॉमी, जो बहुत सारे लोग अपनी जॉब खो जाते हैं और अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, तो ये किस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है। जब आपने मंदी की वजह से बेरोजगारी आई है तो इसको हम कहेंगे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अ रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट एंड टैक्स रिवेन्यू। टैक्स की रेट है एक तरफ और एक तरफ टैक्स की रिवेन्यू है, उसके बीच में जो रिलेशन होता है वो हमने बहुत बार किया है। टैक्स रिवेन्यू और टैक्स रेट में जो रिलेशनशिप दिखाता है वो आपका लेफर कर्व दिखाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट बोला गया है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश की जाती है 1990 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। यूएनडीपी हर साल क्या करती है, एचडीआई रिपोर्ट को पब्लिश करती है। सेकंड है इंडिया का जो स्कोर है वो 2021 ड्रॉप हुआ है 2021 में, एंड टू 2020 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कि इंडिया का जो स्कोर रैंक है वो ड्रॉप हुई है, वो कम हुई है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल जो है सही है। तो हम कहेंगे इंडिया की जो रैंक है वो ड्रॉप हुई है। तो यहाँ पर हम किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी जो बोले गए हैं दोनों ही वो यहाँ पर करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द टर्म जो है टू पिलर सॉल्यूशन, कि टू पिलर की जो टर्म है उस सॉल्यूशन का जो मतलब है वो आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है। एंड विच इज़ रिसेंटली न्यूज़ में ना एक टर्म आई थी पिछले टाइम, एक टर्म में ये बोला गया था कि जो टू पिलर सॉल्यूशन है, ये एक टर्म जो है न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा आई थी। तो ये क्वेश्चन ये आया हुआ है कि इस न्यूज़ में जो टर्म आई थी इसका जो संबंध है वो किसके साथ है। तो इस जो टर्म का जो संबंध की अगर हम बात करें तो इसका संबंध जो है ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स, तो इसमें टू पिलर की बात की गई थी। पहला पिलर जो है वो ये कहता है कि कहीं ना कहीं हमें इंश्योर करना है कि बेटर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, कि देश के बीच विभिन्न देश अलग अलग नेशन है ना, कि सभी नेशंस के बीच जो टैक्स होता है, ठीक है, उसका सही तरह से क्या हो सके, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो सके। इसीलिए ग्लोबल मिनिमम जो कॉरपोरेट टैक्स है वो लाया गया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, टू पिलर सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। अगर हम सेकंड की बात करें तो इसमें क्या किया गया था कि ग्लोबल लेवल पर 15% क्या किया गया था, कॉरपोरेट टैक्स को क्या किया गया था, 15% तक लाया गया था, या हम कह सकते हैं घटाया गया था, 15% तक लाया गया था। तो टू पिलर सॉल्यूशन, ये दो सॉल्यूशन थे कि टैक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेशंस के बीच अच्छे से हो सके, और ग्लोबली जो है मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट आंसर होगा कि टू पिलर सॉल्यूशन का संबंध जो है ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स के साथ था। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप एक्शन बाय एक्शन गवर्नमेंट इज प्रो साइकिल फिजिकल पॉलिसी ड्यूरिंग रिसेशन, कि जब इकोनॉमी में क्या आता है, इकोनॉमी के अंदर रिसेशन की सिचुएशन होती है तो गवर्नमेंट को जो है क्या करना चाहिए।
तो गवर्नमेंट को इंक्रीज करना चाहिए एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन टैक्स रेट, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, या क्या करना चाहिए। तो जब क्या होता है, रिसेशन होता है, लोगों के पास पैसा नहीं होता, तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट को इकोनॉमी को बाहर निकालने के लिए जितना हो सके अपने खर्चे को बढ़ाए और टैक्स को घटाए। तो गवर्नमेंट को ये पॉलिसी अपनानी चाहिए। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज नॉट यूज इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स, कि इनमें से कौन सा एक इंडिकेटर जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में यूज़ नहीं किया जाता। तो पहले बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, तो हर साल क्या होता है, रिपोर्ट जो है पेश की जाती है, ठीक है, कि कितना हमारे देश में जो है, सारे विश्व में कितनी भूखमरी है, तो उसके ऊपर हर साल रिपोर्ट जो है पब्लिश किया जाता है। अगर हम बात करें तो उसके अंदर हम चाइल्ड मोर्टेलिटी को देखते हैं, कहीं ना कहीं चाइल्ड की वेस्टिंग को देखते हैं। वेस्टिंग होती है कि आपका जो वजन है आपकी एज के अकॉर्डिंग सही नहीं है। जैसे आपने देखा होगा किसी का वजन बहुत ज़्यादा होता है उसकी एज के अकॉर्डिंग, किसी का वजन बहुत कम होता है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के कंपोनेंट्स में हम चाइल्ड का जो वेस्टिंग है, वस्टिंग जो है उसको देखते हैं, और अंडर न्यूट्रिशमेंट भी हम उसका देखते हैं। लेकिन मैटरनल मोर्टेलिटी, एक वुमेन अपने बच्चे को जन्म देते समय मर जाती है, उसको हम बिल्कुल भी शामिल नहीं करते ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला क्या गया है, इफ़ द मिनिमम वेज इज फिक्स बाय गवर्नमेंट हायर देन द मार्केट प्राइस ऑफ अ लेबर इट लीड्स टू, कि क्या होता है, मान लो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, लेबर की मिनिमम वेज जो है डिमांड एंड सप्लाई वेज से ज़्यादा हो जाती है। मान लो गवर्नमेंट जो है डिसाइड कर देती है कि लेबर को 500 रुपीज़ मिलेंगे काम करने पर, लेकिन जो इकोनॉमी में लेबर की डिमांड है और सप्लाई है उस अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड होता है 200 रुपये। तो ये पूछा है कि गवर्नमेंट ने अगर प्राइस डिसाइड कर दिया ज़्यादा और मार्केट की डिमांड एंड पावर की सप्लाई ने किया कम, तो इस सिचुएशन में क्या होगा। अब देखिए, जब गवर्नमेंट ज़्यादा प्राइस फिक्स कर देती है तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट आती है। क्यों अनएम्प्लॉयमेंट आती है, क्योंकि मार्केट की जो वेज रेट है वो कम है और जो गवर्नमेंट ने प्राइस डिसाइड किया है वो ज़्यादा है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जिस इंडस्ट्री को लेबर की ज़रूरत होती है वो डिमांड कम करती है, क्योंकि उसको अपनी डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग ये प्राइस ज़्यादा लगता है। अब वो लेबर की डिमांड नहीं करती और डिमांड करती है तो बहुत कम डिमांड करती है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में बल्क ऑफ लेबर पड़ा रहता है। तो हम ये कहेंगे जब गवर्नमेंट की मिनिमम वेज अगर ज़्यादा डिसाइड हो जाती है मार्केट वेज से, तो इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा ना कि डिक्रीज होगा, क्योंकि ऐसी लेबर की भी तो कोई ज़रूरत नहीं है ना जब उसकी डिमांड ही कोई कर नहीं रहा। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाया, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कजनेट कर्व जो है रिलेशनशिप दिखाता है। फर्स्ट है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, इनकम इनक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इनकम इनक्वालिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। हमने कजनेट कर्व का भी डायग्राम बहुत बार किया है कि कजनेट कर्व दिखाता है कि एक तरफ आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है और दूसरी तरफ आपकी क्या होती है, इनकम इनक्वालिटी के बीच रिलेशनशिप को दिखाता है कि किस तरह से हम डेवलपमेंट करते जाते हैं और इनकम इनक्वालिटी जो है वो बहुत बढ़ती जाती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, रोल ऑफ फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी टू प्रोवाइड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये किन्हों ने बताया था कि फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी मेजर से आप इकोनॉमिक्स में स्टेबिलिटी ले आ सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट जो है JM केन्ज ने दिया था, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में अरेंज दिस कंट्री असेंडिंग ऑर्डर में आपको उनके HDI रैंक के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करना है। अगर असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे कम किसका है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे चाइना की। चाइना का जो HDI का रैंक है वो है 79। उसके बाद 79 के बाद किसकी बारी आती है, बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश का जो रैंक है वो है 129। और उसके बाद जो रैंक की बारी आती है इंडिया की। इंडिया की जो है 2021 में अगर मैं रैंक की बात करूं तो वो है 132। फिर आता है पाकिस्तान का रैंक क्या है 161। तो उसके बाद क्या कर सकते हो आप, इसको अरेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको सबकी रैंक्स जो है वो बता दी।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी हैड सजेस्टेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिप्लेस इनकम टैक्स एक्ट विद न्यू डायरेक्ट टैक्स कोड, कि कौन सी कमेटी ने गवर्नमेंट को ये सजेस्ट किया था कि इनकम टैक्स एक्ट को हटा दो और न्यू एक डायरेक्ट टैक्स जो है क्या लेके आओ आप, कोड लेके आओ। कौन सी कमेटी थी? वो था ही अखिलेश रंजन कमेटी ने ये कहा कि इनकम टैक्स एक्ट बहुत पुराना एक्ट हो गया है, तो इसको हटा दिया जाए, एक न्यू डायरेक्ट कोड टैक्स एक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाए। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अखिलेश रंजन कमेटी राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ इंडिया स्टेट हैव सेक्स रेशियो लोअर देन द नेशनल एवरेज एज पर सेंसेक्स 2011। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि आपने 2011 का सेंसेक्स पढ़ा है, उसमें आपको ये बताना है कि किस जो स्टेट का कि सबसे कम जो है जो सेक्स रेशियो है कम है, किसके कंपैरिजन में, हमारे जो नेशन का जो सेक्स रेशियो है उसके कंपैरिजन में। अगर हम बात करें हमारा जो एवरेज जो अपने नेशन का इंडिया का सेक्स रेशियो है वो कितना है 943। 943 हमारा इंडिया का क्या है सेक्स रेशियो है। और इससे भी कम किन किन स्टेट का है? तो वो है उड़ीसा का, गुजरात का और मध्य प्रदेश। ये 3 स्टेट ऐसे हैं इनका जो सेक्स रेशियो है वो क्या है इस एवरेज सेक्स रेशियो से भी क्या है कम है। अगर मैं आपको नंबर्स बताऊं तो उड़ीसा का जो सेक्स रेशियो है वो 3 यहाँ पर उड़ीसा, गुजरात एंड मध्य प्रदेश, इन 3 स्टेट का जो सेक्स रेशियो है वो क्या है वो एवरेज जो सेक्स रेशियो है उससे भी क्या है कम है। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अगले क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव अ लोअर पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर द नेशनल एवरेज सेंसेक्स के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर भी इसी तरह का क्वेश्चन है कि जो हमारा नेशन का पर स्क्वायर किलोमीटर है, जैसे कि हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी जो है नेशन का इंडिया का वो है 382 पर स्क्वायर किलोमीटर है। अब किन स्टेट का बोला गया है कि किन स्टेट का जो है हमारा पर स्क्वायर किलोमीटर से भी क्या है डेंसिटी की अगर हम बात करें तो पर स्क्वायर किलोमीटर से भी अगर मैं बात करूं तो हमारी क्या है कम है। तो हम अगर बात करें तो उड़ीसा, राजस्थान और मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये 3 स्टेट ऐसे हैं जहां पर हमारी जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की वो एवरेज से भी क्या है लो है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो 3 है वो क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अ लिटरेसी रेट लेस देन नेशनल एवरेज एज पर सेंसेक्स 2011, कि इनमें से वही सेम क्वेश्चन कि किस स्टेट की लिटरेसी रेट जो है कम है, नेशनल जो लिटरेसी रेट है हमारी उससे भी कम है। तो यहाँ पर अब अगर आप बात करो कि हमारी जो नेशन की जो लिटरेसी रेट है, पहले तो हमें वो पता होनी चाहिए कि नेशन की जो हमारी लिटरेसी रेट है वो कितनी है। तो नेशन की हमारी इंडिया में एवरेज लिटरेसी रेट हमारी नेशन की कितनी है 74% जो है 74% के आसपास हमारी क्या है लिटरेसी रेट है। तो हमें ये बोला गया है कि किस स्टेट की जो है 74% से भी कम है। तो राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जिसकी लिटरेसी रेट कितनी है 66% है। तो राजस्थान ही एक ऐसा स्टेट है जिस स्टेट की लिटरेसी रेट एवरेज लिटरेसी रेट से भी कम है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हु अमंग द फॉलोइंग पॉपुलाइज द टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। अब ये हमने बहुत बार किया है कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की बात किसने की है, तो राजकृष्णन ने ये टर्म कॉइन की थी और उन्होंने कहा था कि क्या था ये एक ऐसा टाइम पीरियड था कि जब हमारी जो नेशन है ना नेशन की जो ग्रोथ रेट थी, जैसे इंडिया की ग्रोथ रेट इतनी लो चल रही थी 1950 से 1980 के बीच बहुत ज़्यादा लो चल रही थी। ये हमारी
उस टाइम 1950 से 1980 तक के बीच हमारी जो नेशन की ग्रोथ रेट है 3.5% के आसपास चल रही थी। और पर कैपिटल ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो पर कैपिटल ग्रोथ रेट तो 1.3% चल रही थी। तो इसीलिए लो ग्रोथ रेट को हम क्या मानते हैं, हम मानते हैं हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ मानते हैं, जिसको राधाकृष्णन ने दिया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चाइना स्टार्टेड इट इकोनॉमिक रिफॉर्म इन विच ईयर। ये वाला क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं और हमने ये टॉपिक भी अपने चैनल पर डिटेल में डिस्कस कर किया है कि चाइना के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कौन कौन से थे। तो ऑप्शन नंबर 3 1978 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आपको ना यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या पता होना चाहिए कि यहाँ पर फर्टिलिटी रेट के ऊपर क्वेश्चन है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया की फर्टिलिटी रेट कितनी है, पाकिस्तान की, चाइना की और बांग्लादेश की। क्योंकि अगर आपको इनकी फर्टिलिटी रेट के बारे में पता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली क्या कर पाओगे, जो है सोल्व कर पाओगे। अगर हम बात करें इंडिया की फर्टिलिटी रेट की तो आप लोगों को पता है कि इंडिया की फर्टिलिटी रेट कितनी है, 2% के आसपास है, ठीक है। एंड पाकिस्तान की फर्टिलिटी रेट जो है 3.3% है। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। बोला गया है कि फर्टिलिटी रेट इन इंडिया इज़ हायर देन पाकिस्तान। तो ये तो गलत है, क्योंकि मैंने आपको कहा इंडिया की फर्टिलिटी रेट कितनी है, 2% है, लेकिन पाकिस्तान की जो फर्टिलिटी रेट है वो कितनी है, 3.3% है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका हो गया रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, फर्टिलिटी रेट इन इंडिया इज हायर देन दैट ऑफ चाइना, कि फर्टिलिटी रेट जो है इंडिया की हायर है चाइना के साथ। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इंडिया में फर्टिलिटी रेट का जो परसेंटेज है वो 2% है। लेकिन अगर चाइना की बात करें तो चाइना का जो फर्टिलिटी रेट है ना वो चल रहा है 1.702। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है, हमारी करेक्ट है। अब देखिए थर्ड स्टेटमेंट पढ़िए। थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, लेकिन आपको एक ही ऑप्शन चूज करना है। थर्ड स्टेटमेंट को पढ़िए। थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोला है, फर्टिलिटी रेट इन चाइना इज लोअर देन दैट ऑफ पाकिस्तान। ये बात भी सही है कि चाइना की जो फर्टिलिटी रेट है वो कम है पाकिस्तान की फर्टिलिटी रेट से। देखिए ना, ये स्टेटमेंट भी तो करेक्ट है, क्योंकि जब चाइना की फर्टिलिटी रेट 1.7 के आसपास है और पाकिस्तान की फर्टिलिटी रेट 3.3 के आसपास है, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ पर आंसर की में कोई भी क्वेश्चन आंसर राइट हो, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 भी आपका राइट है एंड ऑप्शन नंबर 3 भी आपका राइट है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने आपको दोनों को समझा दिया कि सेकंड स्टेटमेंट भी राइट है एंड थर्ड स्टेटमेंट भी क्या आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, फर्टिलिटी रेट इज बांग्लादेश इज हायर देन पाकिस्तान। तो बांग्लादेश की अगर हम फर्टिलिटी रेट की बात करें तो वहाँ पर है 1.9 के आसपास है। तो पाकिस्तान की तो अभी मैंने आपको बताया 3.3 के आसपास है। तो ये स्टेटमेंट हो गई आपकी रॉन्ग। आपकी दो ही स्टेटमेंट राइट बन रही है। ऑप्शन नंबर 2 भी आपका राइट हो सकता है, ऑप्शन नंबर 3 भी हो सकता है, क्योंकि आपने इनको नंबर्स में देखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर का, कि इंडिया का ट्रेड जो डेफिशिएट है चाइना के साथ 7.9 बिलियन है, विच इज़ हाईएस्ट कंपेयर टू 2021। अगर हम बात करें इंडिया का जो ट्रेड डेफिशिएट है चाइना के साथ, व्यापार का जो घाटा है 72.9 अरब अमेरिका डॉलर का है, जो कि 2020 और 21 की तुलना में ज़्यादा है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि 2021-22 में हमारा जो ट्रेड डेफिशिएट था चाइना के साथ वो 72.9 बिलियन डॉलर ही था, जबकि 2020-21 में अगर हम बात करें तो 20-21 में हमारा था 48.6 था और 21-22 में हमारा इतना बिलियन डॉलर का चाइना के साथ क्या हुआ है, डेफिशिएट हुआ है। और जो कि देखो 20-21 में इतना है, 21-22 में इतना है, तो 20-21 के मुकाबले 21-22 का ज़्यादा है ना। तो इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो इंडिया हैज़ अ ट्रेड सरप्लस, इतने 14 बिलियन US डॉलर का बांग्लादेश के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस हुआ है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि इंडिया में क्या हुआ था, बांग्लादेश के साथ हमारा क्या सीन है, बांग्लादेश को हम क्या करते हैं 17 मिलियन डॉलर का क्या किया, हमने एक्सपोर्ट किया 21-22 में। और हम वहाँ से कितना इंपोर्ट किया, हमने वहाँ से इंपोर्ट किया है 3 बिलियन डॉलर के आसपास का हमने वहाँ क्या किया है,
इंपोर्ट किया है तो हमें यहाँ से सरप्लस कितना मिला, 17 में से 3 चले जाएंगे तो आपका $14 बिलियन का क्या आ जाएगा, सरप्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपकी करेक्ट है, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन पेपर समझ आया होगा। आज ही हमारा क्वेश्चन पेपर पूरा कंप्लीट होता है। अगर आपको समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। आपको इस क्वेश्चन पेपर की PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।